हेलो गाइस, पेडगोन चैनल गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं। ये फुल प्रैक्टिस सेट यानी कि 100 के 100% इसमें हम कराएंगे, जिसमें 25 आपके साइंस के रहेंगे, 25 आपके सोशल साइंस के रहेंगे, 25 नंबर मैथमेटिक्स के रहेंगे और 25 नंबर जो रहेगा वो आपका यहाँ पर जीके का रहेगा। तो चलिए, फुल प्रैक्टिस सेट के सीरीज में यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो ये नंबर 5 होने वाले हैं। नंबर 4 तक अगर आप तक नहीं देखा है तो उनको जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 1 2 3 4 चारों प्रैक्टिस सेट वो कर लीजिए और यहाँ पे 5वां प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। और इस प्रैक्टिस सेट में आप कितना सही करेंगे वो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी बहुत ही जल्द। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका सेक्शन हम लेने वाले हैं वो रहेगा आपका सामान्य ज्ञान। चलिए, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न कहा गया कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अब एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको हम लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बेसिकली 42वां संविधान संशोधन। जब हुआ कब था? ये हुआ था 1976 में। याद रखेंगे, 1976 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इसी संशोधन में कुछ संविधान में शब्द जोड़े गए थे, जैसे कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखेंगे। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किन्हें जानेंगे? तो सभी को पता होना चाहिए कि ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और याद रखेंगे, ये जो है भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी बने थे। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था। तो देखिए, बेसिकली जीके क्या है, जीके में आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ज़्यादा देखने को मिलेगी इस बार के एग्जाम में। तो चलिए, तो देखिएगा, तो कहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था। तो ये बहुत ही आसान, ये हुआ था अमृतसर 1919 में। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में ये हुआ था। उस समय कौन थे? जनरल डायर के आदेशों पर गोलियां चलाई गई थी। और जनरल डायर को यहाँ पर उधम सिंह ने 1940 में जाकर गोली मार दी थी। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही यहाँ पर खतरनाक घटना जो है इतिहास में दर्ज हुई थी। इस डेट को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहा गया कि सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डैश के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। जो सुशासन दिवस है ना, ये भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री जो बेहतरीन प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनके जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, इनके जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, ये फुल मॉक टेस्ट है यानी कि 100 के 100% है, जिससे पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो देखिएगा, 1991 1992 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 और 92 में जो दिया गया था वो दिया गया था किसको? विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद किससे रिलेटेड है? ये शतरंज यानी कि चेस से रिलेटेड हैं और ये 5 बार के विश्व विजेता रह चुके हैं। याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृषि का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कृषि से रिलेटेड प्रश्न भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो कहते हैं कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब करी गई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना करी गई थी कब? 1995 में। याद रखेंगे। चलिए, 1995 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में देखें तो कहते हैं कि हाल ही का ये करंट अफेयर प्रश्न है। कहते हैं कि भारत में पहली जल विमान यानी कि इसको इंग्लिश में कहें तो सी प्लेन, यहाँ पे ली प्लेन लिखा है, कोई बात नहीं, सेवा शुरू करी गई। ठीक है, सी प्लेन सेवा यानी कि जल विमान सेवा शुरू करी गई है किस राज्य में? तो ये हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे शुरू करी गई है? गुजरात में इस सेवा को शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखकर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि प्रसिद्ध मठ तवांग किस राज्य में स्थित है। भैया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तवांग जो है वह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा कोना
अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तवांग जो मठ है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? अनहैप्पी इंडिया नामक के जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय। कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से लेते हैं। तो इसमें कहा गया किसने विम्बलडन का खिताब 2021 जीता है? तो विम्बलडन 2021 किसके द्वारा जीता गया है? तो याद रखेंगे ये जीता गया किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा, ठीक है, नोवाक जोकोविच के द्वारा। ये किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि भारतीय संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है बेसिकली वह किससे संबंधित है? तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक तो आपका 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। उससे कौन से व्यक्ति संबंधित है? वो हो जाएंगे यहाँ पर मेहता, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता जो है वो उससे संबंधित है। लेकिन 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से संबंधित है हमारा 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखें तो कहते हैं, तो बहुत ही शानदार एक प्रश्न है। तो इसमें कहा गया कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। तो यह कथन कहा गया था किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? सरोजनी नायडू इसकी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो इसमें कहा गया कि अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? बेसिकली जो अमरनाथ गुफा है, तो देखे होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको अमरनाथ यात्रा पे जाना है। तो बेसिकली जो अमरनाथ गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ पे है? अमरनाथ गुफा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो इसमें कहते हैं कि किस राज्य में रामसर स्थित लोनार झील स्थित है? बेसिकली एक रामसर ये स्थल है, क्षेत्र है, यहाँ पे इसको रामसर की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे ये कहाँ है? लोनार झील ये आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। तो देखिएगा रामसर सम्मेलन कब हुआ था? ये ईरान में हुआ था सबसे पहले, इसीलिए यहाँ पर इसको रामसर जो है इसमें कुछ मुख्य स्थल जैसे होते हैं उनको शामिल किया गया। उसी में लोनार झील है जो महाराष्ट्र की है, इसको रामसर स्थल में श्रेणी में दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले में बोला गया है बेसिकली कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो अंतरिक्ष में जो भारत के द्वारा सबसे पहले उपग्रह भेजा गया था उसका नाम क्या हो जाएगा? तो चलिए बता देता हूँ, आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट जो है वो 1975 में सबसे पहले भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगले प्रश्न में देखें तो कहते हैं कि सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, सड़कों पर चालक रहित कार यानी कि जो ड्राइवर लेस कारें हैं वो अनुमति किसके द्वारा दी गई है? तो हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा इसके अनुमति जो है प्रदान करी गई है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो कहा गया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। जिनेवा ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे जो है हेडक्वार्टर स्थित हैं बड़े बड़े मुख्यालयों के, तो याद रखेंगे। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि उस भूमि का नाम बताइए जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। देखिए ये प्रश्न इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि आप लोग इसको गलत कर देते हैं। तो उस भूमि का नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो उसको बेसिकली कहेंगे कृषि भूमि। क्या होता है? उसको कृषि भूमि कहा जाता है, ना कि उत्पादक भूमि कहेंगे, ना आपकी जुताई वाली भूमि कहेंगे, और ना यहाँ पर उपजाऊ भूमि कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि भूमि होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो कहते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली जो विश्व कैंसर दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी को हम विश्व यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो इसमें कहा गया, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो
भूदान आंदोलन इस जो शुरुआत करी थी किसके द्वारा करी गई थी? विनोबा भावे के द्वारा करी गई थी। अब यहाँ पे प्रश्न है कि विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश से आरंभ किया गया था भूदान आंदोलन कार्यक्रम? ठीक है, तो भूदान आंदोलन कार्यक्रम जिस प्रदेश से आरंभ किया गया था उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से विनोबा भावे ने सर्वप्रथम जो है आंदोलन की शुरुआत करी थी, भूदान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 21। क्वेश्चन का लेवल मैंने बहुत अच्छा रखा है ताकि आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, इसमें से आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा फंसे। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि इतना फुल मॉक टेस्ट बनाने में जितना टाइम लगता है और यहाँ पे देखिएगा, और आप इस पर अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो क्या होता है, मेहनत यार ख़राब चली जाती है। तो शेयर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और जितने भी बच्चे साथ में तैयारी कर रहे हैं उन सबको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन नियुक्त करे गए हैं? तो याद रखेंगे, मात्र एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय अपने भारत में स्थित है। कहाँ पर है? ये होगा गुरुग्राम। ठीक है, ये गुरुग्राम में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और इसके बेसिकली महानिदेशक कौन नियुक्त करे गए हैं? तो वो हो जाएंगे अजय माथुर। अजय माथुर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं करंट अफेयर का है, तो इसमें कहा गया कि स्वच्छ पानी के बारे में ग्रामीणों को सूचित करने के लिए किस प्रदेश में पानी माह या फिर वाटर मंथ शुरू किया गया है? अब स्वच्छ पानी के बारे में ग्रामीणों को सूचित करना पानी माह है या फिर वाटर मंथ इसे कह सकते हैं। तो क्या है, ये कहाँ शुरू किया गया है? ये आपका लद्दाख में। ठीक है, ये कार्यक्रम लद्दाख में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, तो कहते हैं कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? एक जलप्रपात है यहाँ पर, वो किसका नाम क्या है? थोसेघर। ठीक है, स्टैटिक जी के मैंने बोला ज़्यादा आएगी आपके में, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या है? ये थोसेघर जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, जो कहते हैं कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? अब इससे रिलेटेड कई प्रश्न आते हैं। बेसिकली धन विधेयक किस आर्टिकल या अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 110 में। अब धन विधेयक है या नॉर्मल विधेयक, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? ये किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। ठीक है, जो स्पीकर होते हैं बेसिकली उनके द्वारा तय किया जाता है। और जो धन विधेयक है इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा। ठीक है, धन विधेयक मात्र लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको पेश नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा जो है ये उच्च सदन कहलाता है, और लोकसभा जो है ये निचला सदन कहलाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा कभी भंग हो जाती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, जो लास्ट प्रश्न है आपके यहाँ पर जीके का। क्वेश्चन नंबर कहता है कि किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया? अब कृषि नीति के तहत कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया किस राज्य के द्वारा? हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। अब क्या करेंगे? समान विज्ञान। समान विज्ञान के कितने प्रश्न आने हैं आपके? 25 में का आपका आएगा, केमिस्ट्री भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी और बायोलॉजी भी आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है सबसे पहले कि सितारे का रंग, जो बेसिकली स्टार्स होते हैं, जो स्टार्स हैं उनका जो कलर है वो क्या चीज़ दर्शाता है? तो स्टार का जो रंग होता है वो बेसिकली यहाँ पर तापमान या फिर टेम्परेचर को दर्शाता है। तो याद रखेंगे बेसिकली यहाँ पे देखिए जो होते हैं, मान लीजिए जो तारा बहुत ठंडा हो चुका है उसका कलर अप्रॉक्स लाल दिखता है, और उसी तरीके से बहुत गर्म होते हैं इनको वाइट और नारंगी तरीके का दिखता है। तो सितारे का रंग बेसिकली दर्शाता है तापमान को। साइंस के 25 प्रश्न हम कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, तो अगले प्रश्न में कहा गया कि वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई। वंशानुगत स्थानांतरण की मतलब क्या है? जो आपका हेरिडिटी ट्रांसफर होता है, एक व्यक्ति के गुण दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, तो किसकी वजह से होती है? तो वो होती है जीन। इसकी यूनिट जो होती है बेसिकली वो जीन होती है, जीन इसकी यूनिट होती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? जो ईस्ट होता है इसके द्वारा जो शर्करा होती है बेसिकली यहाँ पे शुगर है ना, इसको क्या करती है? ये अल्कोहल में ब्रेक डाउन कर देती है। अब अल्कोहल में अगर इसको चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को कहते क्या हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है किण्वन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगी? किण्वन प्रोसेस इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, तो इसमें कहता है कि वह स्तनधारी, यानी कि वो स्तनधारी जो क्या है? जो अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले कौन से स्तनधारी हैं? तो देखिएगा इसमें क्या होगा, जो डक बिल
प्लेटिपस है ना, ये क्या है, ये आपका अंडे देता है, ये स्तनधारी में आता है और ये अंडे देता है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं ये आपके यहाँ पर बच्चे देने वाले स्तनधारी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, तो कहते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हैवी वाटर है उसका काम क्या होता है। अब जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, जो एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उसमें क्या आता है, हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब क्या, जो D2O है। ठीक है, D2O का कार्य क्या होता है बेसिकली, तो इसका जो कार्य होता है ये होता है आपके न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। क्या होता है, जो न्यूट्रॉन की स्पीड्स होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है, उनको ये मॉडरेट करता है, उनको ये धीमा करता है। याद रखेंगे हैवी वाटर का ये काम है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है कि पहाड़ पर चलता हुआ आदमी, ठीक है, पहाड़ पर अगर आप यहाँ पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा आप आगे झुक के, तो कहते हैं कि पहाड़ पर चलता हुआ आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पहले इसके ऑप्शन देखेंगे। तो चलिए ऑप्शन में क्या है, तो कहते हैं कि इसका राइट आंसर होगा बेसिकली स्थिरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, पहाड़ की तरफ झुक जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पीतल जो है वो किन निम्न धातुओं का मिश्रण है। जो पीतल है बेसिकली ये किन निम्न धातुओं का मिश्रण कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका क्या होगा, कापर और जस्ता। ठीक है, कि पीतल जो है वह किन धातुओं के मिश्रण से बनता है, कापर और जस्ता से मिलकर बनता है पीतल। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि हरविंद गोविंद खुराना, बेसिकली यहाँ पे जो हर गोविंद खुराना है इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे इनको किस चीज़ के लिए किया गया था, तो वो हो जाएगा यहाँ पे अनुवांशिक कूट के द्वारा। किसके द्वारा, अनुवांशिक कूट की इन्होंने क्या करी थी, खोज करी थी। इसी के तहत इनको नोबेल पुरस्कार मिला था हरविंद खुराना को। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें निषेचन किस प्रकार का होता है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है। तो याद रखेंगे ये आपका होता है अंदर, यानी कि जो आंतर मतलब जो इंटरनल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका निषेचन कैसा होता है, ये इंटरनल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, इसमें कहते हैं कि अमीबा के बारे में कौन सा कथन सही है। अब अमीबा के बारे में जो कथन सही है वो देखिए, तो पहला कथन कहता है सभी कोशिका कार्य नहीं कर सकती, ये गलत है। फिर कहता है कि सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है, फिर भी ये गलत है। फिर कहता है कि एक कोशिकी है, तो यही यहाँ पे सही होगा, मल्टी कोशिकी यहाँ पर नहीं होता, यानी कि जो मल्टी सेलर नहीं होता। अमीबा का होता है यूनिसेलर होता है और उसकी सभी कोशिकाएं कैसे काम करेंगी, जिसकी सिर्फ एक ही कोशिका है। और फिर कहता है कि सूक्ष्मदर्शी नहीं होता है, बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी ये होता है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आप माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको हम देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी, यानी कि एक कोशिकी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें कहते हैं बेसिकली कि सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की विधि का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की जो विधि है या फिर उसका अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर, तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियोथेरेपी। क्या होगा, हीलियोथेरेपी के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करी जाती है कुछ बीमारियों की। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि बेसिकली जो मियादी बुखार है, जो टाइफाइड बुखार है ना, इसका जो शरीर में कौन सा अंग इसमें प्रभावित होता है। तो जो मियादी बुखार होता है इसमें क्या होता है, जो आपकी इंस्टेंटाइन है, बेसिकली स्मॉल इंस्टेंटाइन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो आंत ना, इसको आंत जोर भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये आंत जोर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो आंतों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आंत का रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें कहते हैं कि वास्तविक दृश्य किसके द्वारा बनाया जाता है। जो यहाँ पे बिल्कुल रियलिस्टिक जो यहाँ पे व्यू होता है वो किसके द्वारा बनाया जा सकता है निम्न में से। तो इसका तो राइट आंसर बहुत आसान होगा, ये आपका हो जाएगा कैमरा। ठीक है, कैमरे के द्वारा क्या करते हैं, एक वास्तविक दृश्य हम बना लेते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कैमरे में जैसा इंसान बाहर दिखता है वैसा ही उसमें दिखता है, वो बात अलग है, ब्यूटी प्लस कैमरा वगैरह से चेंज हो जाते हैं इंसान, लेकिन यहाँ पे जो वास्तविक दृश्य के लिए यूज होगा वो कैमरा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं बेसिकली कि मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। अब मानव की जो खोपड़ी है ना, इसमें कुल हड्डियां कितनी होती हैं, तो देखेगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे विवाद है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा डिटेल में चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करें तो इसमें क्या होगा, तो मानव की जो खोपड़ी है ना उसमें टोटल जो हड्डियाँ होती हैं वो 28 होती हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन जो है थोड़ा विवादित। तो 28 क्वेश्चन होती हैं मानव की कुल कितनी हड्डियां हैं खोपड़ी में, 28। तो याद रखेंगे आपको 28 ही याद करना है, जिसमें 8 जो है मस्तिष्क के चारों ओर होती हैं तथा यहाँ पे जो 14 हड्डियां होती हैं वो चेहरे का कंकाल बनाती हैं, और शेष जो 6 होती हैं ना वो आपके कान में होती हैं, दोनों साइड है। तो याद रखेंगे इसमें जो मानव की कुल खोपड़ी में हड्डियां हैं वो 28 आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि चार कच्छी हृदय वाले सरीसृप का नाम बताइए। चार कच्छी का मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे आपका ह्यूमन का क्या है वो 4 कच्छ हैं, यानी कि 4 पार्ट में इसका जो हार्ट है वो डिवाइड है। तो वो क्या हो जाएगा आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या होता है, वो 4 कच्छी हृदय वाला सरीसृप है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या, बेसिकली यहाँ पे देखिए जब एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आपका 14 दिया हो। तो कहते हैं इसमें जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बेसिकली यहाँ पे कहें तो आउटर मोस्ट सेल जो होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखेगा तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये कैसे आप कर सकते हैं, 2 8 के हिसाब से करते हैं। देखो पहले वाले सेल में क्या होगा 2 हो जाएंगे, दूसरे वाले सेल में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो आपकी आउटर मोस्ट सेल बची कितने 8 2 10 हो गए 4 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 हो जाएगी। तो 4 इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा, ठीक है, जो कहते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं कि जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा या समय अक्षांश के बराबर हो तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, जब वेग और समय का ग्राफ जो एक सीधी रेखा में होता है तो समय अक्षांश के बराबर होता है, तो होगा क्या इसमें, इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। क्या होता है, जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपका शून्य होता है। याद रखेंगे ये ग्राफ का एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट फिजिक्स। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो इसमें कहते हैं कि हड्डी और पेशी को जोड़ता है, जो बेसिकली हड्डी और पेशी को जोड़ता है उससे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका कंडरा हो जाएगा। ठीक है, कंडरा जो है वो हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका 43 का राइट आंसर क्या है, कंडरा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो यहाँ पे बेसिकली अगला क्वेश्चन जो कहता है, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, एक न्यूमेरिकल टाइप में है। तो कहते हैं यहाँ पर कि 400 ग्राम वजनी एक पत्थर का भार न्यूटन में क्या होगा। अब 400 ग्राम वो वजन है उसका, तो ये न्यूटन में इसका भार कितना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका 3.9 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये 400 ग्राम जो है ये क्या होगा 3.9 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो 1 न्यूटन बेसिकली किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होगा यहाँ पे। चलिए 1 न्यूटन जो है ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका 1 ग्राम फोर्स। ठीक है, 1 ग्राम फोर्स इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है तो 0.009806665 ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यह 400 ग्राम के कितने बराबर हो जाएगा। तो ये 400 ग्राम के देख लेंगे कितने बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी 0.0980665, इससे हम इसको यहाँ पर गुणा कर देते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 3.922 आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करके जो ऑप्शन में दिया आपका 3.9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 400 ग्राम वजन का एक पत्थर जो है ये न्यूटन में कितना होगा, 3.9 न्यूटन के हिसाब से होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो इसमें कहते हैं कि जो एल्विलाई होते हैं, बेसिकली जो वायुकोश है, हिंदी में इसको वायुकोश कहा जाता है। जो एल्विलाई है इसका कार्य क्या होता है, तो देखिएगा इनका जो कार्य होता है वो होता है गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। जो बेसिकली गैसों का आदान प्रदान करना है वहाँ पर एक ये सतह या फिर जो बेस प्रोवाइड करते हैं, इसका काम होता है एल्विलाई का। याद रखेंगे एल्विलाई जो होते हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर कहते हैं कि निम्नलिखित में से रेनिन हार्मोन का काम क्या होता है। जब एक हार्मोन है रेनिन, ठीक है, रेनिन का जो काम है वो क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा रक्तचाप को नियंत्रित करना। जो आपका ब्लड प्रेशर है ना इसको नियंत्रित करता है। जो रेनिन हार्मोन है ये क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता कहाँ से है। जब सल्फर डाइऑक्साइड है इसका जो उत्सर्जन है ना सबसे ज़्यादा कहाँ से होगा, वो बिजली संयंत्रों से होगा। अब बिजली संयंत्रों से क्यों होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर कोयला जलाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे फॉसिल जो हैं वो माफ़ कीजिएगा जो आपके जितने भी ये कोयला वगैरह हो गया ये चीज़ जलती है ना, इससे सबसे ज़्यादा आपको सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है।
तो याद रखेंगे ये सल्फर डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है बिजली के संयंत्रों से होता है, कोयला वगैरह जलाया जाता है, इसी वजह से यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली संयंत्र से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो इसमें कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो 1964 में आया था उसमें कहा गया था कि नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है, यानी कि कोई भी निजी तौर पर इसको नहीं रख सकता है। जितने भी यहाँ पे परमाणु संयंत्र होंगे, जितने भी एटॉमिक रिएक्टर प्लांट होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, ये गवर्नमेंटेड होंगे या फिर उनकी अथॉरिटी में होंगे, लेकिन कोई निजी इस पर प्रतिबंध नहीं रख सकता। ये 1964 का जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम था उसमें कहा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, परमाणु के केंद्रक के चारों, जो उसका न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करते रहते हैं और बिना एनर्जी लॉस के। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था बोहर के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे बोहर मॉडल आपने सुना होगा, तो बोहर ने ही इस चीज़ को बताया था। तो इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखें तो कहते हैं कि जो ब्लड है उसका शुद्धिकरण होता कहाँ पे, जो ब्लड है या फिर आपका रुधिर है इसका जो फिल्ट्रेशन होता है, जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ पे होता है, सभी को पता है, ये आपका होता है हार्ट में। याद रखेंगे हार्ट में ही आपका इसमें जो ब्लड का वो शुद्धिकरण होता है। तो साइंस के भी 25% हमने खत्म कर लिए। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर हमको बताएंगे। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान है कि जो सोशल साइंस, सोशल साइंस जो है आपके लिए एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो 51 में कहा गया है कि संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और इसको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भैया बहुत जल्दी। तो संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है, तो याद रखेंगे जो संगम साहित्य था वो साउथ में था, और साउथ में कहाँ से जुड़ा है, तमिलनाडु से। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो इसमें कहा गया है 52 में, एक बार पूरा सोशल साइंस का दीजिएगा टेस्ट, फिर पता चल जाएगा कितना अच्छा लेवल हमने यहाँ पे सेट किया है। तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। अब डॉग स्टार के नाम से जो तारा जाना जाएगा उसका नाम हो जाएगा सीरियस तारा। क्या हो जाएगा, सीरियस तारा जो है इसको डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं बेसिकली जो जीवाश्म है ना वो किस प्रकार की सेल में पाए जाते हैं। जो जीवाश्म मतलब क्या, जो फॉसिल्स हैं वो किस प्रकार की जो सेल हैं, यानी कि जो सेल हैं उसमें पाया जाता है। तो याद रखेंगे परतदार सेल। जो यहाँ पे परतदार सेल होती हैं इन्हीं में जीवाश्म की मात्रा सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगी आपकी एडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज नहीं है, ये एडीज हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, एडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित करी गई हैं। अब लोकसभा है, ठीक है, इसमें क्या है, राज्यों को सीटें आवंटित करी गई हैं। अब सबसे ज़्यादा राज्यों में सीटें कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा लोकसभा की। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि किस आधार पर, तो ये होगा जनसंख्या के आधार पर। अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन होता है। क्वेश्चन नंबर ला है, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार बने। ठीक है, लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने, तो देखिएगा संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है कि आप कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कितने बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो लगातार 2 बार यहाँ पर क्या हुआ, 10 साल यानी कि 2 पंचवर्षीय वो राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद से कोई नहीं बना, यही थे जो 2 बार बने हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा। इसमें कहते हैं कि भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का जो कारण है वो क्या है। अब भारत में जो बेरोजगारी है वह बहुत ज़्यादा है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें इसका मुख्य कारण क्या है, एक तो आपका गरीबी हो जाएगा, दूसरा बढ़ती जनसंख्या, तीसरा रोजगार की कमी। क्या होगा, उपरोक्त तो सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। एक तो सबसे अगर मेन फैक्टर की बात कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या का जो ग्राफ है ना वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि इसका जो रोजगार की कमी हो रही है, और रोजगार की कमी होगी तो यहाँ पे इसका भी राइट आंसर सही है। तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि अरब सागर में भारत का द्वीप समूह कौन सा स्थित है। अब अरब सागर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका इंडिया है, इधर अरब कंट्रीज हैं, तो ये अरब सागर यही हुआ। तो यहाँ पर जो स्थित है वो कौन सा है, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, क्या है, लक्षद्वीप जो है वो भारत का जो है अरब सागर में स्थित एक द्वीप है।
क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। तो कहते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है बेसिकली ये किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है, इसके ऑप्शन पहले देखिए। तो मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखेंगे किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया ये। प्रश्न संख्या अगला कहते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध कौन सा है। ठीक है, जो ऋग्वेद है जिसको पूरे भारत का सबसे पुराना यहाँ पर वेद माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है, तो ये इसमें जो सबसे आम अपराध है वो था पशु चोरी। ठीक है, पशु चोरी जो है सबसे आम अपराध हुआ करता था उस समय जब ये ऋग्वेद की रचना यहाँ पर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें कहा गया कि पौधों को हवा में उगाना किस प्रकार की खेती में किया जाता है। अब देखिए पौधों को हवा में उगाया जाता है तो उसमें किस प्रकार की खेती होती है, तो हो जाएगी एरोपोनिक। क्या होगी, एरोपोनिक। इसके नाम से भी पता चला एयर मतलब हवा होगा, तो एरोपोनिक जो है ना इसमें क्या होता है, पौधों को हवा में उगाया जाता है। हवा में उगाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हवा में उगते, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है उसका ज़मीन से कोई संपर्क नहीं होता है, और यहाँ पे मिट्टी वगैरह जो है वो सिर्फ हवा में ही यहाँ पे कहीं टांग वगैरह दी जाती है, उसमें आपको पौधे उगाया जाए तो उसको कहते हैं एरोपोनिक। ऐसा नहीं सिर्फ हवा में पेड़ नहीं उग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। ठीक है, संविधान का जो आर्टिकल नंबर कौन सा है जो रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है बेसिकली कि भारत का कोई भी नागरिक हो सभी के लिए यहाँ पे समान अधिकार है, समान लॉ है, सब चीज़ यहाँ पर किसी भी के, कोई अमीर गरीब यहाँ पर सब बराबर हैं कानून के सामने। तो यही कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ जो है इसका विस्तृत उल्लेख आपको मिलता है अनुच्छेद 14 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि भारत का नेपोलियन किसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत नेपोलियन के नाम से जो जाने जाता है वो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त। क्या होंगे, समुद्रगुप्त जो हैं वो क्या जाने जाते हैं, भारतीय नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये गुप्त शासन के एक बहुत ही प्रसिद्ध और ताकतवर राजा हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। अब भारत की जो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन से थे, वो थे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे महिला की बात कर लेंगे तो देखिएगा ये हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, होगी प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इंपॉर्टेंट बहुत प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न संख्या अगला कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। जो बेसिकली विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, तो इसके जो अवशेष है ना वो हम्पी में पाए जाते हैं अभी भी। कहाँ पे, हम्पी में। हम्पी है कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। थोड़ा सा आपदा प्रबंधन का 1-2 प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएगा, बहुत आसान होते हैं, इजीली कर लेंगे आप लोग। तो कहते हैं कि सुनामी का जो प्रमुख कारण है बेसिकली वो क्या होता है। अब सुनामी शब्द कहाँ से आया है, ये जापानी शब्द है। ठीक, इसीलिए इसकी स्पेलिंग देखेंगे टी से शुरू होती है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि भैया कैसी अंग्रेजी है, तो ऐसी ही अंग्रेजी है कि यहाँ पे टी पहले लिखा है कि इसको पढ़ा सुनामी जाएगा। तो आप कहते हैं कि समुद्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, ये फालतू बातें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, कि समुद्र में ही भूकंप आएगा तभी सुनामी आएगी, अपने आप सुनामी नहीं आती है। अगर स्थल पे भी भूकंप आ रही तब भी सुनामी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब समुद्र के अंदर भूकंप आने से क्या होता है, बहुत हलचल मच जाती है, तो पानी जो है ना बहुत ऊंची ऊंची लहरों से जो है आगे की ओर बढ़ता है, इसी को सुनामी नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कितना इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो कहते हैं कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके सभापति कौन थे। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी के सभापति जो उसमें बनाए गए थे वो थे यहाँ पर अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये क्या थे, एक तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए थे, सभापति बेसिकली बनाए थे। तो चलो अगला देखें। तो कहते हैं कि 1975 में आपातकाल के समय, अब भारत में जो आपातकाल लगा था 1975 में, उस समय राष्ट्रपति कौन था। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। क्या थे, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये आपातकाल समय उस समय के राष्ट्रपति थे। और यहाँ पे उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, रट लीजिए इसको भैया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का कौन सा राज्य
तीन ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। तो देखिएगा इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें एक राज्य मिलेगा सिक्किम। सिक्किम जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा कि ये चारों तरफ से घिरा, तीन तरफ से बेसिकली घिरा हुआ है, नेपाल, चीन और भूटान से। सिक्किम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत में जो संपत्ति का अधिकार है, अब देखिएगा संविधान संशोधन जब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, कैसे याद करेंगे, 448 तो 1978 हो जाएगा। 1978 में जो संविधान संशोधन हुआ उससे पहले भारत में जो कुल मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, लेकिन इस संशोधन के बाद मौलिक अधिकार बचे 6, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार माना जाता था उसको मात्र कर दिया गया कि विधिक अधिकार। विधिक अधिकार का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी अधिकार दिया गया जो अनुच्छेद 300 पार्ट ए में रखा गया, ठीक है, अनुच्छेद 300 पार्ट ए में रखा गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं यहाँ पर 71 में कहा गया है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 साल के लिए, याद रखेंगे 6 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है। और एक बात यहाँ पे इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रत्येक 2 साल के बाद ना इसमें से 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। कितने, 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। अब देखिए जो बांस में फूल है, सबसे पहले बांस सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये और किस कैटेगरी में आता है, ये घास में रखा जाता है, वृक्ष या फिर पौधों में नहीं, तो ग्रास है ये बेसिकली जो बांस है। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा यह आता है पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जैसे आसाम वगैरह में। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बांस में फूल आता है तो यह होता है बेसिकली यहाँ पर चूहों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो इसमें कहते हैं कि जातक कथाओं का संबंध किससे। अब जो जातक कथाएं हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये आपको जो है गौतम बुद्ध से, ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित हैं जातक कथाएं, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे जो आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में, कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर है मुंबई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं कि किस एक भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक अर्थशास्त्री यानी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है, वो हो जाएंगे अमर्त्य सेन। कब है, अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद 1998 में इनको मिला था, ठीक है। उन अमर्त्य सेन को एकमात्र भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अपने गणित के प्रश्नों की तरफ। चलिए भैया अब हमारा जो लास्ट फेज बचा है 25 गणित के, तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैथ के प्रश्नों को ले लेते हैं। मैथ के सारे प्रश्न जो हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपके सिलेबस में नहीं उसके प्रश्न इसमें हमने नहीं डाले हुए हैं। तो देखिएगा तो कहते हैं कि एक घन का सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल जो है वो 1734 है, तो इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल जो दिया हुआ है एक घन का, एक क्यूब का, वो कितना है 1734, ठीक है। तो घन की भुजा बेसिकली होती क्या है, ए होता है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे जिसके आयतन की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, 6a² होता है कि नहीं होता है घन का, बिल्कुल होता है। अब इस किसके बराबर दे रखा है, ये 1734 के बराबर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 6 से हम इसको अगर काट देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये a² इज इक्वल टू यहाँ पे कितना कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तो 289 होगा यहाँ पर। अब देखिएगा अब ए अगर यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे 289 कितने का स्क्वायर होता है, ये आपका होगा यहाँ पर 17 का होगा, ठीक है। ये आपका हो गया 17, ए की वैल्यू 17 आ गई। अब बोला इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। ये हमारा कितना था 6a², ये क्या था, ये सभी पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल था। अब यहाँ पे जिसका आयतन कितना होता है वो होता है a³ होता है, आयतन a³ होता है। तो 17 का हम यहाँ पर अगर क्यूब कर देंगे तो हमारा कितनी आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 4913, क्या हो जाएगा 4913, यानी कि आपका राइट आंसर क्या है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो इसमें कहा गया कि स्थानीय मानों का अंतर आपको निकालना है। बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू दी है इसके, अब देखिए नंबर सिस्टम के आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा आने वाले हैं क्योंकि सिलेबस में आपके दिया हुआ है। आप देखिए स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, 7 की जो यहाँ पे प्लेस्ड वैल्यू है वो देखना है आपको। सबसे पहले अगर इसकी हम देखें ये वाले 7 की, तो क्या हो जाएगी, ये 7 के आगे जितनी भी संख्या है उसके आगे 0 लगा देगा। 7 ये इतना दिया है कि नहीं, 4 है यहाँ पे 70,000 इसकी वैल्यू है,
फिर ये कहते हैं 7 है, 7 के बाद यहाँ पे कितनी है, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 70 मात्र। तो कहता है अंतर, अंतर निकालेगा, कहते हैं घटाते हैं, तो 70 इसमें से घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगी, इसमें से एक अगर ले लेंगे, इसमें 10 10 10 रुपये 9 आ जाएगा। इसी तरीके से उसको घटाएंगे तो पूरे हमारी वैल्यू आ जाएगी 69930, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 70,000 में से अगर 70 घटाएंगे तो आपको बचेगा का 69,930, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला यहाँ पर आपका राइट आंसर आराम से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है गलत है, जो यहाँ पे असत्य दिया हुआ है वो देखेगा। तो अब पहला कहता है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये बोला गया है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल ठीक बात यहाँ पे कही गई है। फिर कहते हैं कि 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है, ये भी यहाँ पे सही बात कही। परिमेय संख्या का मतलब जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपरिमेय का मतलब है जिनको P/Q के फॉर्म में हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहते हैं कि -1 जो है सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। -1 जो है सबसे बड़ा यहाँ पे निगेटिव संख्या होती है। फिर कहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 3 है, यही तो भैया गलत है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 3 नहीं होगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि इकाई अंक निकालना है, यानी कि आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। अब देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, इसका टर्म लास्ट वाला ले लेंगे, तो 8 पंचे 40 हो गया। तो सिंपल सी बात है, आपका 0 आ गया। अब 0 से 0 करो, चाहे 0 से 1 करो, चाहे 0 से 10 करो, चाहे 0 से 9 करो, आएगा कि आपका 0 ही आएगा लास्ट में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहले का 0 हो गया, ठीक है। तो 0 यहाँ पे इसकी राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले प्रश्न में कहते हैं कि जो आपको ट्रिग्नोमेट्री है सिलेबस में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो कहते हैं कि sin 3a जो है बराबर है cos a - 10 डिग्री के, ठीक है। तो कहते हैं कि 3a जो न्यून कोड है, तो a की यहाँ पे बेसिकली वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर देखिए sin 3a जो है उसको हम यहाँ पे इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसको सुना होगा कि 90θ माइनस a - 10θ, इस तरीके से इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये वैल्यू हमारा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा तो हमारा इसके बाद की जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आएगा sin 100 डिग्री -1 ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, 100 है यहाँ पे, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिएगा हमारे पे इधर कितना है 3a, तो sin 3 है, तो sin कट जाएगा। अब 3a जो है वो किसके बराबर है, 100 -1 के बराबर है, -a, बार बार मैं 1 कह रहा हूँ, a हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, a इधर चलाएगा तो 4a हो जाएगा, और यहाँ पे 100 के बराबर है तो 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे बेसिकली वो 25 डिग्री आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बहुत ही आसान था, 25 इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की मध्यिका कर्ण की होती है। बेसिकली यहाँ पे कोई समकोण है, इसमें जो कर्ण की मध्यिका होती है ना, वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वो होगी यहाँ पर आधी होती है। कर्ण की मध्यिका जो है वो कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। इसको याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले प्रश्न में देखिएगा, इसमें कहते हैं कि जो आपको ये वैल्यू दे रही, बहुत ही फेमस ये प्रश्न है। जैसे x + 1/x = 3 दे रखा है, तो बोलते हैं यहाँ पे x² + 1/x² जो है वो कितना होगा। तो देखिए इसको कई मेथड से किया जा सकता है। बेसिकली इसकी जो ट्रिक होती है वो होती है कि आप इसको क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन इसमें होनी चाहिए कि आपको x से x² में जाना है और दोनों में प्लस होना चाहिए। तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जितने हमें स्क्वायर में जा रहा है ना, कि 2 इसमें से माइनस कर देना है, तो टोटल 7 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ में, मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी होती, मान लीजिए, तो 5 क्या करते, 5 हम 25 कर देते, 25 - 2 कर देते, तो आपका 23 राइट आंसर आ जाता। तो आप इस ट्रिक से अगर आप करेंगे तो आप इसमें जो है वो फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। इसका जैसे स्क्वायर करेंगे a² + b², ये वाला आपको फार्मूला इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब अगला देख लेंगे। अब अगले प्रश्न में अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न में जो कहा गया है कि 10 पदों का समानांतर माध्य जो है 24 है। यदि अंतिम 8 पदों का समानांतर माध्य 20 है तो प्रथम 2 का समानांतर माध्य आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए देखेगा।
तो देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 का समानांतर माध्य कितना है, 24 दे रखा है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे x1 से इसकी वैल्यू मान लेते हैं x1 प्लस x2 जो है, इसका यहाँ पे x10 तक का वैल्यू जो दे रखी है, क्योंकि 10 संख्या है तो 10 तक की वैल्यू क्या दे रखी है, 24 दे रखी है, यही तो दे रखा है। अब अंतिम 8 पदों का दे रखा है। अब इसी तरीके से अंतिम 8 पदों का निकालेंगे तो ये 10 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 10 पदों की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से 8 पदों का समांतर माध्य 20 दे रखा है, तो अब इसमें 8, ये 10 का है, ठीक है, याद रखेंगे। ये 8 का अगर निकालेंगे समांतर माध्य तो ये कितना हो जाएगा, ये आप अगर डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो देखेंगे 160 हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब ये 240 और 260 हो गया, ये अब यहाँ पे 10 का है, ये 8 का है, तो इनमें दोनों से अगर हम माइनस कर लेंगे तो दो संख्याओं को हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। मान लीजिए वो दो संख्या x1 प्लस x2 है, तो इसमें से माइनस करें कितना आ जाएगा, ये आपका 80 आ जाएगा, ठीक, 80 आ गया। अब देखिएगा, अब कहते हैं कि प्रथम दो का समानांतर माध्य निकालना है। और समानांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या है उनका यहाँ पे नीचे रख देंगे, तो ये क्या होगा, x प्लस 1 कितनी, तो टोटल 2 हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ये माफ कीजिए, अभी नहीं करेंगे, तो 80 के नीचे रखेंगे, क्या 80/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो x प्लस ये आपका जो बाद की है प्रथम दो संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो 40 आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा गया है, बस इसमें आपको समझना भर है, बाकी आपको आंसर इसी में देखने को मिल जाएगा, सॉल्यूशन इसमें आपको देखिए छुपा हुआ है। तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे पूरी क्वेश्चन दे रखी है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको इसमें से कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या लेंगे, इसमें से मान लीजिए पहले वाले पद में से हम क्या लेंगे, 2x कॉमन लेते हैं, इस पद में से हम 2x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर हम 2x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x हमारी बाहर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 1 - 4y बचेगा, यहाँ पे बिल्कुल बचेगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, ये होगा यहाँ पर आपका, अब इस वाले टर्म में क्या आ जाएगा, इसमें भी हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 - 4y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारा टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखेंगे अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, ये आपका हो गया एक तो 1 - 4y, एक ये आपकी वैल्यू हो गई, और दूसरी जो इसमें वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2x माइनस, जहाँ पे कुछ नहीं 1 तो होगा ही, तो ये हो जाएगा 2x - 1। तो ये आपके दो टर्म आ जाएंगे। तो क्या देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फैक्टराइजेशन विधि जैसे आप निकालते हैं इसके, वो उसी तरीके से आपको इसमें करना है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये कहता क्या है, इसमें आप देखेंगे कि tan x जो है ना वो कितना है, 3 cot x दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखेगा। तो tan x जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब 3 cot है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 यहाँ पे 1 में tan हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, tan x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया। अब tan x² जो है ये 3 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या है, स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, tan x की जो सिंपल वैल्यू आ जाएगी √3 आ जाएगी। अब देखिएगा जो √3 वैल्यू होती है tan में, वो किसकी होती है, वो 60 डिग्री की होती है। अब 60 डिग्री की होती है तो यही तो पूछा गया था, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिएगा इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वाड जो है 1/10 होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन ये बहुत आसान है। पहले हम इस टर्म को देखेंगे, ये टर्म दिया हुआ है, हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे, जो 8x, अब इसमें दोनों की बेस यहाँ पे हम समार कर लेंगे। तो 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो हमारा क्या होता है, ये 8 आता है कि नहीं आता है। इसी तरीके से 64 जो है 2 की पावर 6 करेंगे तो आता है, बिल्कुल आता है। अब हमारा बेस सामान हो गया तो हम किसकी पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा +3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 6 के बराबर है। अब देखेंगे जो 3x है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इधर चला जाए, घट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। जब x की वैल्यू हमारी 1 आ गई है, अब सिंपल से करना क्या है, ये जो आपकी वैल्यू दे रखी इसी में से पुट कर लेना है। तो 3 की पावर 2x कितना हो जाएगा, 2 की यहाँ पे 1 रख देंगे, 1 ही तो हमारी वैल्यू आई थी, +1 हो जाएगा। तो क्या देखेंगे यहाँ पर कि 3 की पावर 3 आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27, तो 27 इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 27 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि 2 3 6 5 और x का समानांतर माध्य 4 है, ठीक है। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो कहते हैं यहाँ पे देखेंगे कि 2 3 6 5 और x का समानांतर माध्य जो है अगर 4 है तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ करके।
तो समानांतर माध्य का मतलब क्या है, एक एवरेज तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप कहेंगे 2 3 6 5 है, तो 2 + 3 + 6 + 5 + x, क्योंकि x का समांतर माध्य बोला गया है। ये कितना है, 4 दे रखा है समानांतर माध्य। अब यहाँ पे अपान में कितनी जो जितनी संख्याएं हैं टोटल, तो ये 5 संख्याएं, तो ये इधर चला जाएगा 20 हो जाएगा, और इनका सबका योग कितना आ जाएगा, 16 + x आ जाएगा, 16 होगा योग। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से 16 घट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए। तो गैस अगला जो प्रश्न कहता है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस बेसिकली रखा जा सकता है। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, एक कमरे की बात कर रहे हैं तो कमरे में अधिकतम लंबाई की बात करा जा रहा है, तो कमरे में इस तरीके से रखेंगे तो ना, तो अधिकतम लंबाई हमको इसकी मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, ये बेसिकली विकर्ण निकालना है। अब जब विकर्ण निकालेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं। जो फार्मूला है यहाँ पर आपका L² + B² + H²। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इस फार्मूला को हम यूज कर लेते हैं, तो चलिए देखेंगे। तो हमारे L की वैल्यू कितनी है, 12² हो जाएगी। फिर इस तरीके से 9² हो जाएगी B की वैल्यू, क्योंकि ये चौड़ाई है। फिर यहाँ पे हाइट जो दे रखी है आपकी 8² हो जाएगी। ठीक है, ये आपका अंडर रूट के अंदर रहेगा। क्या होगा, यहाँ पे 12 की जो वैल्यू आएगी 144 आ जाएगा इसी तरीके से। और फिर यहाँ पे 9 की आपकी 81 आ जाएगी, इसी तरीके से आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 289 आएगा हमारा। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर आता है। अब 289 जो है किसका होता है, 17 का होता है। 17 में 289 होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे अगला देख लेंगे। अब अगले में यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें कहा गया कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र होता है। तो देखिएगा 91 में कहा गया है, ये होगा आपका लंब केंद्र। इसको क्या कहते हैं, एक लंब केंद्र होता है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें अगर तीनों शीर्षों से बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि ये डाला गया है यहाँ पर, देखिएगा तीनों शीर्षों, तो यहाँ पे जो आपका बिंदु होगा तो क्या होता है, ये आपका लंब केंद्र कहलाता है। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का बेहतरीन प्रश्न है। तो कहते हैं कि एक मीनार का पाद 30 मीटर दूरी पर स्थित है, बिंदु से इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम इसका पहले फिगर अगर बनाते हैं तो हमारा इस तरीके से बनेगा। बेसिकली यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमको 30 डिग्री दे रखी है। अब यहाँ पे इसका जो यहाँ पे बेस है, यानी कि इसकी डिस्टेंस दे रखी है हमको 30 मीटर दे रखी है। फिर यहाँ पे हमको बताना क्या, ये वाली हमको हाइट ज्ञात करनी है। अब देखेंगे इसमें कहते हैं मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, तो क्या होगा। अब tan आपके लिए होता है, tan बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे दिया नहीं हुआ, बेस आपको दिया हुआ 30 मीटर, तो हम अगर tan लगा देंगे तो हमारी जो आंसर है वो आ सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब देखिएगा tan अगर 30 की बात कर लेते हैं, tan 30 हमारे एंगल दिया हुआ है। tan 30 क्या होगा, यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखेंगे, ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं ABC, चलिए हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसको ABC मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें वैल्यू सिंपल सा पुट करें। tan 30 होता है, क्या होता है, 1√3 होता है। इसके बाद यहाँ पर ए बी हमको यहाँ पे ज्ञात ही करना, एच ही रख लेते चाहे ए बी रख ले, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको यहाँ पे हमको 30 दिया हुआ है। अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ये आप अगर थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा 30 ऊपर चले जाएगा, रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका 90, ये उसका राइट आंसर जगह 90 का वो आ जाएगा 10√3। क्या हो जाएगा, 10√3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, बहुत बेहतर। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहते हैं इसके मूल क्या होंगे। ये क्वेश्चन जो रखी है इसका जो मूल क्या होगा वो निकालना है आपको। तो बहुत ही आसान है, सिंपल सा आपका फैक्टराइजेशन विधि लगाइए, झट से आंसर निकालिए। चलिए देख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमको दे रखी है x² 9x + 18 दे रखा है। अब यहाँ पे हम इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये आपको 18 यहाँ पे दिख रहा है। अब 18 के गुणनखंड ऐसे करना है कि हमारी जो 9 आ जाए। तो 18 क्या कहते हैं, 6 3 18 गुणनखंड हो सकता है कि नहीं आएगा। अब देखिए 6 3 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, बस हमको यही तो मिलना था। अब क्या करेंगे, सिंपल सा देखेगा कि अगर हम यहाँ पे x² - 6
x-3x+18 रख लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 3 9 ही होता है। यही चीज़ तो हमको करनी थी। अब 6 3 हमारा 9 होता है, सिंपल सा। इसमें कोई फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे, पहले वाले टर्म से हम x कॉमन ले लेंगे। अगर x हमने इसमें कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या अंदर, x-6 बचेगा अंदर। ठीक है, क्या बचेगा, x-6 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, इसमें से हम अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x यहाँ पे -6 बचेगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू अंदर माइनस भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए एक टर्म आपका आ जाएगा x-3 और दूसरा टर्म क्या आ गया, x-6। तो यहाँ पे दो हमारे मूल आ गए। अब इनकी जो वैल्यू निकालेंगे, अब x-3 क्या होगा, वो है यहाँ के +3 आ जाए, क्योंकि x-3 है ना। अगर यहाँ पे इसको हम अलग अलग करेंगे तो x की वैल्यू है 3 आ जाएगी। इसी तरीके से x की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 3 और 6 इसके मूल हो जाएंगे। क्या होगा, आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। 3 और 6 जो हैं वो इस क्वेश्चन के मूल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, जो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर होने वाला है। तो इसमें कहा गया कि एक संख्या के चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तो वह संख्या क्या होगी? क्योंकि संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या होगा, इसका जो संख्या है वो x है। तो संख्या हमने मान ली क्या हो जाएगी, x मान लेते हैं। तो संख्या हमारी x हो गई। अब कहते हैं कि x अब चौथे व पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। चलिए, अब चौथा भाग क्या हो जाएगा x का, x/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पांचवा भाग क्या होगा, x/5 हो जाएगा। अब कहते हैं कि ये जो संख्या है तीसरे भाग से 28 बड़ी हैं, तो तीसरा भाग x/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 28 हो जाएगा, क्योंकि ये 28 जो इसके बड़ा है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, x+4 है प्लस x/5 है, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा x/3। इस तरीके से बराबर हो जाएगा 28 के। अब यहाँ पे नीचे वाले के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, थोड़ा सा भैया मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है। तो ये क्या होगा, इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12x हो जाएगा, -20x हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितने के बराबर हो जाएगा, 1680 के बराबर हो जाएगा। ये जो हमारी वैल्यू आएगी ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे 7x आ जाएगा, और ये 1680 हमारी जो है वैल्यू आएगी। अब x में अगर इसको देखेंगे तो कितना, 240 राइट आंसर आएगा। इसको काट लीजिएगा 7 से, तो 240 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है भैया क्वेश्चन कराने में। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं यहाँ पर। तो गाइज अगला जो प्रश्न कहता है कि एक पहिए का अर्धव्यास जो है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है और 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये आपको बताना है कितने चक्कर लगाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली एक चक्कर में तय की गई दूरी हम निकाल लेंगे। तो एक चक्कर में, एक चक्का जो है जैसे हमारी, तो इसको क्या करेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, इसका जो हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2πr आ जाएगी इसकी। ठीक है, 2πr अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए r हमको बेसिकली यहाँ पे दे रखा है, तो 2 गुणा 22/7। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखेंगे, r की जो वैल्यू हमारी वो 14 यहाँ पर हमको दे रखी हुई है। तो चलिए देख लेते हैं, r की वैल्यू हमको 14 दे रखी है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं टोटल, तो क्या आएगा हमारा, 22 दूना 88 हो जाएगा, गुणा इतना 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 करके पूरा जो हमें वैल्यू आ जाएगी वो 88 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर जो है ये इसका पहिए की जो सरकमफ्रेंस है। अब बोलते हैं कि 44 किलोमीटर दूरी तय करने में इतने कितने चक्कर लगाएगा। अब 44 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और हमारी ये वैल्यू जो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इधर आ जाइए। तो 44 गुणे यहाँ पे 1000, ठीक है, इसको फिर यहाँ पे 100 करेंगे, इसके बाद अपन में क्या करेंगे, 88 कर देंगे। तो इस तो देंगे 44 दूना 88 कट जाएगा, इतना इतना कट जाएगा। तो कुल मिला के जो यहाँ पर राइट आंसर है 50,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 आएगी और 50 से 1000 का गुणा 50,000 होगा। तो इसका राइट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर अगर 94 देखें तो कहते हैं कि राम की आयु श्याम की आयु का आधी है। जब श्याम की आयु दूनी हो जाएगी
तथा राम की आयु का अनुपात क्या होगा। इसको बेसिकली आराम से ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बेसिक से बता दे रहे हैं। तो चलिए देखिएगा, तो राम की आयु श्याम की आयु की आधी है। तो श्याम की आयु को अगर हम मान लेते हैं, मान लीजिए श्याम की आयु कितनी हम मान लेते हैं, इसको हमने वाई मान लिया। तो अब राम की आयु क्या होगी, अब जो श्याम की आधी है ना इसकी आयु, तो राम की आयु तो y/2 हो जाएगी। ठीक है, अब कहते हैं कि जब श्याम की आयु दूनी हो जाती है, अब श्याम की आयु जो 2y हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर 2y हो गई है तो इसमें भी फर्क पड़ेगा राम की आयु में। तो इनकी जो आयु कितनी हो जाएगी, इसमें हम जोड़ देंगे y, तो y + y2 हो जाएगा, यहाँ आपका 3y/2 हो जाएगा। ये हमारी राम की आयु हो जाएगी। अब कहते हैं कि आयु का इनके अनुपात क्या होगा। अब अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हमको यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे देखने को मिली, चलिए इधर कोने में बता देते हैं। तो आप देखिएगा b की आयु अपान a की आयु में अनुपात आएगा, 2y अपान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3y/2, ये रख देंगे। तो यहाँ पे 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नीचे जगह कितना 3 और y कट जाएगा, तो 4:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका सही हो जाएगा। तो 4:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन 95। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक बार हमने करा दिया था। तो चलिए एक नंबर आप अपने हिसाब से अपने प्रैक्टिस सेट में जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 96 में। तो दोस्तों अगले जो प्रश्न लेंगे यहाँ पर हम अब ग्राफ के लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पे ग्राफ से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब 96 से लेकर के 100 तक आपके जो है 5 प्रश्न मैं ग्राफ के लेने वाला हूँ। तो ये बहुत ही आसान होते हैं, और आपको ये 5 प्रश्न यहाँ पे जो 5 अंक है वो आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको डंडा आरेख दिए रखा है इसमें। तो इसमें कहता है पहला क्वेश्चन कि विद्यालय में सबसे बड़ी आयु वर्ग में शिक्षक की संख्या कितनी है। अब जो सबसे बड़े आयु वर्ग में देखें तो शिक्षक की जो वो कितनी हो जाएगी संख्या, तो सबसे बड़ा आयु वर्ग कितना है 50 से 55 के बीच में। अब ये 50 से 55 के बीच में आपको ये वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगी, ये कितनी है, ये आपकी है 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कितने के बीच में लाई करती है, 3 के बीच में लाई करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको देख के ही बताना होता है। तो अगला देखिए, तो कहते हैं कि विद्यालय में कितने शिक्षक 30 वर्ष से कम आयु के हैं। अब 30 वर्ष से कम आयु के हैं तो हमको देखना कितना है, 20-25 वाले ग्राफ को देखना है। अब 30 वर्ष से कम कितने, एक तो 4 हो जाएगा, ये वाले आपका 25 वर्ष वाले कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब 20 वर्ष वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो 4 और 2 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 लोग जो हैं वो यहाँ पर 30 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा। अब अगले में यहाँ पर कहा गया है कि 3 में कि विद्यालय में अधिकतम आयु वाले शिक्षक तथा न्यूनतम आयु वाले शिक्षकों की संख्या में अनुपात बताना है। अब देखिएगा, तो अधिकतम आयु कितनी है, 55 है। 55 की यहाँ पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, 55 वालों की वैल्यू कितनी है, 55 वाले में तो 3 शिक्षक हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखेगा कि जो न्यूनतम आयु वाले, न्यूनतम आयु कितने हैं, 20 वर्ष वाले, 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में कितनी वैल्यू दे रखी है, 2 दे रखी है। तो क्या हो गया, 3:2 राइट आंसर हो गया, आपका बी हो गया यहाँ पर राइट आंसर, बिल्कुल सही हो गया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर अगर 4 देख लीजिए, तो इसमें कहते हैं कि विद्यालय में किस आयु के वर्ग के शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसकी है, अब ग्राफ में ध्यान अगर से देखें आप, तो अब देखिएगा सबसे अधिक कितने हैं, 40 से 45 साल वाले जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो 7 लोग हैं। क्या हो जाएगा, 7 लोग यहाँ पर हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 40 से 45 साल के बीच वाले जो है लोग, उनकी शिक्षकों की संख्या सबसे यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 5 में। तो 5 में यहाँ पर कहते हैं कि न्यूनतम आयु वर्ग में शिक्षकों की संख्या विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या का कितना % है। अब न्यूनतम आयु वर्ग की बात कर लेते हैं और फिर टोटल की बात कर लेंगे। तो ग्राफ में थोड़ा सा देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे बोला क्या गया, न्यूनतम आयु वर्ग कितना है। तो न्यूनतम आयु वर्ग कितना है, 20 से 25 वाला है। अब 20 से 25 वालों की संख्या कितनी है, मात्र 2 शिक्षक हैं। फिर कहता है कि टोटल के कंपेयर में ये कितना % है, टोटल कितना हो जाएगा। टोटल अगर हम वैल्यू यहाँ पे सबकी निकाल लें इसकी, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसकी 2 हो जाएगी, फिर 4, 3, 7, 6 एक तरीके से, तो टोटल हमारा 26 हो जाएगा। टोटल 26 हो जाएगा। तो 26 का 2 कितना % है, यही पूछा गया है। तो 2/26 और गुणा 100 कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, इसको काट पीट लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 से कितना, 13 7 98 कटता है, तो ये पॉइंट में हमारा वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 7.69
परसेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह देखिएगा आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमने 100% कर लिए। तो भाई साहब 100 के 100% किए, और 100 में से आपने कितना सही किया जल्दी से हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। प्रैक्टिस सेट कैसा था, लेवल कैसा था, और यहाँ पे सारे प्रश्नों का जो कलेक्शन था वो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा रखा था। आपको कैसा लगा, कठिन लगा, आसान लगा, ये सब कुछ बताइएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, इससे पहले 4 करा रखे, तो उनको सबको जाकर ज़रूर देखेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आई हमेशा की तरह। तो मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।